गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीरेंस स्टडी सेंटर पर। तो चलिए आज की करंट अफेयर की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन बना है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पूरे किए हैं? तो अभी जो सोशल नेटवर्क का जो एक प्लेटफॉर्म होता है इंस्टाग्राम, उस पर हाल ही में अभी 10 करोड़ फॉलोअर्स पूरे कर लिए गए हैं। वह कौन सा क्रिकेटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी ये महारत हासिल की है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स जोड़ लिए हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पर। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये देखिए, ये 100 मिलियन का क्लब है जिसमें विराट कोहली अब जुड़ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। इससे पहले बाकी ये आप प्लेयर देख रहे होंगे, ये इसमें शामिल थे, क्योंकि अब विराट कोहली भी इसमें शामिल हो चुके हैं। समझ गए आप? और ये देखिए, क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार कोहली 100 मिलियन क्लब में पहुंचने वाले खेल की दुनिया के चौथे एंड ओवरऑल 23वें सेलिब्रिटी बन गए हैं। इससे पहले जो इस खिलाड़ी इस क्लब में शामिल थे, वह कहाँ से थे? वह फुटबॉल की दुनिया से थे। और उनमें से कौन से तीन नाम हैं जो इस 100 क्लब में शामिल हैं? वह है पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले पर है, दूसरे पर कौन है? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी दूसरे पे, और तीसरे नंबर पे हैं ब्राज़ील के नेमार, ये तीसरे नंबर पे हैं। तो इसमें इस क्लब में 100 मिलियन के क्लब में विराट कोहली भी अब शामिल हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसरो ने हाल ही में महासागर क्षेत्र में उपग्रह सिंधु नेत्र प्रक्षेपित किया है। तो अभी इसरो ने हाल ही में ऐसा कौन सा महासागर क्षेत्र है जिसमें अपना उपग्रह सिंधु नेत्र जो है इसको प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर में अभी हाल ही में इसरो ने अपना उपग्रह सिंधु नेत्र को प्रक्षेपित किया है। आइए इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। इस सैटेलाइट की मदद से इंडियन नेवी और सिक्योरिटी एक्सचेंजेस हिंद महासागर में चलने वाले संदिग्ध जहाज़ों की गतिविधियों पर नज़र रख सकेगी। ऐसे में चीन पाकिस्तान की समुद्र में हर गतिविधियों पर नज़र रखना आसान हो जाएगा। मतलब कि ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च हो चुका है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। जो हिंद महासागर में जो चीन का और पाकिस्तान जो आपस में जो इंडिया के खिलाफ जो रणनीति बनाते हैं, वो जो जहाज़ पर जो हिंद महासागर में अपना कब्जा कर रहे हैं, उसको संदिग्ध जहाज़ों को पहचानने में मदद मिलेगी। इस उपग्रह को जिससे प्रक्षेपित किया गया उससे हमें जानकारियां मिलेंगी। और ये जो सिंधु नेत्र सैटेलाइट है, इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया है। तो ये भी पूछा जाता है कि हाल ही में जो सिंधु नेत्र उपग्रह है उसको किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और जो इससे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, युद्धपोतों और व्यापारिक जहाज़ों की ऑटोमेटिक रूप से पहचान लेने में सक्षम रहेगा। मतलब कि जो हिंद महासागर में जो जैसे सामान एक देश से दूसरे देश भेजते हैं, जो व्यापारिक जहाज़ होते हैं, तो उनको भी पहचानने में ये सक्षम रहेगा। तो आप इनकी एक पिक देख लीजिए, ये रॉकेट लॉन्च के समय की ये एक पिक है, जब ये प्रक्षेपित किया जा रहा था इसको अंतरिक्ष में, तो ये उस समय की पिक है। और यहाँ पर इसरो और डीआरडीओ की भी बात हुई है, तो इनसे जुड़ी भी जानकारी देखते हैं। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का पूरा नाम है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। ये था इसरो के बारे में। अब हम देखते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसके सचिव कौन है? सतीश रेड्डी जी इसके सचिव हैं। ये जानकारी थी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई, जो सारी आपको याद रखनी है। ये जितनी भी जानकारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको बार बार रिविजन करना है और अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? अभी जो मैरीटाइम इंडिया समिट एक जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है 2021 में, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस समिट का किया है? मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी पढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 की पिक है बाय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये किया गया है इनॉग्रेशन इसका। और ये जो आयोजन है 2 मार्च से 4 मार्च तक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें मिलिट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरेज, ये मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरेज द्वारा किया जा रहा है, जो समुद्री क्षेत्र में अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी एक उभरता क्षेत्र है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण हो रहा है, बंदरगाहों का जो आधुनिकीकरण हो रहा है, हमने इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम विजन तैयार किया गया है। तो जो मैरीटाइम रिपोर्ट तैयार करने की जो वजह है वो क्या है कि जो बंदरगाहों का जो आधुनिकीकरण हो रहा है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर देश विदेश के साथ में हम अपने संबंध जोड़ सकते हैं, एक दूसरे को सामान पहुँचाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड मैरीटाइम विजन रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिससे हमें जानकारी के बारे में मिलती रहे इससे रिलेटेड। और इसमें और साथ ही 50 देशों के 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने MIS समिट 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी किया है। MIS का मतलब क्या है? ये है मैरीटाइम इंडिया समिट रिपोर्ट, ठीक है, ये MIS का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व भर में 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्व श्रवण दिवस। क्या कौन सा मनाया जाता है? विश्व श्रवण दिवस, यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है। इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये देखिए, बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने और दुनिया भर में कान और सुनने को देखभाल बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे को मनाया जाता है। और विश्व श्रवण दिवस 2021 की थीम क्या है? हियरिंग केयर फॉर ऑल, जांच, पुनर्वास एंड संवाद, ये इसकी थीम है 2021 की। और हाँ, साथ ही साथ एक दिवस और भी मनाया जाता है 3 मार्च को ही, उसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वह कौन सा है? विश्व वन्यजीव दिवस। तो विश्व वन्यजीव दिवस को थोड़ा सा समझते हैं। पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुंदरता और विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता, सहयोग और समन्वय स्थापित करना होता है। ये वन्यजीव दिवस से जुड़ी जानकारी थी। और वन्यजीव दिवस जो है उसकी 2021 की थीम क्या है? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, मतलब कि पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। जैसे जैसे बहुत सी प्रजातियां होती जो लुप्त होती जाती हैं, तो उन सभी का हमको ध्यान रखना है। तो बस इसीलिए ये मनाया जाता है कि पृथ्वी पर सभी का जीवन बना रहे। तो यही इसकी थीम है, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को कितने वर्ष बाद मान्यता दी है? मतलब कि पहले जो भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ था उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। तो हालांकि अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने इसको, जो भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ है, इसको अभी फिर से मान्यता दे दी गई है। तो ये कितने वर्ष बाद दी गई है? यह दी गई है ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को मान्यता दे दी गई है। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये देखिए, ये जिम्नास्टिक खेल है, ये जिम्नास्टिक होता है, आप इसको देख लीजिए। और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2011 में महासंघ विवाद के कारण
इस खेल की मान्यता रद्द कर दी गई थी। मतलब कि 2011 में जो महासंघ है उसके बीच में विवाद हो गया था, जिस कारण यह फैसला लिया गया था कि इसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन हाल ही में अभी केंद्रीय युवा मंत्रालय खेल मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2031 तक तत्काल प्रभाव से जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI को राष्ट्रीय खेल महासंघ NSF के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये अभी हाल ही में किया गया है, तत्काल प्रभाव से इनको ये दे दी गई है मान्यता। हालांकि खेल मंत्रालय ने चेतावनी भी दी है कि किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में यह मान्यता फिर से रद्द की जा सकती है। मतलब कि अभी इनको बस तत्काल प्रभाव से बस इनको ये देखा जा रहा है कि ये फिर से अपने सही तरीके से रहते हैं या नहीं। इस मंत्रालय में जो विवाद होते हैं जिसके कारण इनकी मान्यता गई थी, तो वो फिर से देख रहे हैं कि ऐसा फिर तो नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी है कि अगर ऐसा आप फिर करेंगे तो फिर से इसकी मान्यता हम रद्द कर देंगे। तो अभी हाल ही में सुधीर मित्तल जी जो हैं वो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए हैं। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी थी जो कि आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाल ही में किस राज्य की महान गायिका ओमना कुट्टी को स्वाति संगीता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी जो स्वाति संगीता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, किस राज्य की महिला को? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक की महिला गायिका जो है ओमना कुट्टी को स्वाति संगीता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये ओमना कुट्टी जी हैं कर्नाटक की, जिनको ये पुरस्कार मिला गया है। ये उनकी पिक है, आप देख लीजिए अच्छे से। कर्नाटक के संगीतज्ञ और शिक्षाविद डॉक्टर के ओमान कुट्टी को संगीतकार के राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान स्वाति संगीता पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ये किस राज्य सरकार ने चुना गया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने चुना गया है। और स्वाति सम्मान पुरस्कार में मिलता क्या है? पर एक प्रमाण पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है और 2 लाख रुपए की नगद राशि भी मिलती है इस सम्मान में। साथ ही साथ SL यूरम सदानंदन नाटक पुरस्कार 2020, ये एक पुरस्कार है। SL पुरम सदानंदन नाटक पुरस्कार 2020 में नाटककार में इब्राहिम वेंगारा को दिया जाएगा। ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा? इन्हीं के जो ओमान कुट्टी के साथ साथ इब्राहिम वेंगारा को दिया जाएगा। और कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? SL पुरम सदानंदन नाटक पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने ई परिवहन योजना की शुरुआत की है? तो ई परिवहन योजना भी हाल ही में शुरू की गई है, तो वह किस राज्य ने शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी ई परिवहन योजना शुरू की गई है। तो इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ई परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको याद करनी है। इसको आप बार बार रिवीजन करना कि हिमाचल प्रदेश ई परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। ई परिवहन व्यवस्था की शुरुआत राज्य के 2 जिलों कांगड़ा व शिमला से की गई थी, लेकिन अब बढ़ के वह राज्य के 10 जिलों में इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? ई परिवहन व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के लोगों को लागू हो जाने से राज्य के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं अन्य परिवहन से संबंधित सुविधा ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएंगी। ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा जिससे ये सारी चीज़ें उन्हें सुविधा प्राप्त हो जाएंगी। अब उन्हें जो RTO ऑफिस होते हैं उनमें चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा बार बार, ये सुविधा उनको प्राप्त हो जाएगी इस व्यवस्था, इस योजना के थ्रू। तो हिमाचल प्रदेश की बात हुई तो यहाँ के मुख्यमंत्री देख लेते हैं कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी ये जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को कितने वर्ष बाद मान्यता दी है?
मतलब कि पहले जो भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ था उसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। तो हालांकि अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने इसको, जो भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ है, इसको अभी फिर से मान्यता दे दी गई है। तो ये कितने वर्ष बाद दी गई है? यह दी गई है ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ को मान्यता दे दी गई है। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये देखिए, ये जिम्नास्टिक खेल है, ये जिम्नास्टिक होता है, आप इसको देख लीजिए। और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2011 में महासंघ विवाद के कारण इस खेल की मान्यता रद्द कर दी गई थी। मतलब कि 2011 में जो महासंघ है उसके बीच में विवाद हो गया था, जिस कारण यह फैसला लिया गया था कि इसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन हाल ही में अभी केंद्रीय युवा मंत्रालय, खेल मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2031 तक तत्काल प्रभाव से जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI को राष्ट्रीय खेल महासंघ NSF के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये अभी हाल ही में किया गया है, तत्काल प्रभाव से इनको ये दे दी गई है मान्यता। हालांकि खेल मंत्रालय ने चेतावनी भी दी है कि किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में यह मान्यता फिर से रद्द की जा सकती है। मतलब कि अभी इनको बस तत्काल प्रभाव से बस इनको ये देखा जा रहा है कि ये फिर से अपने सही तरीके से रहते हैं या नहीं। इस मंत्रालय में जो विवाद होते हैं जिसके कारण इनकी मान्यता गई थी, तो वो फिर से देख रहे हैं कि ऐसा फिर तो नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी है कि अगर ऐसा आप फिर करेंगे तो फिर से इसकी मान्यता हम रद्द कर देंगे। तो अभी हाल ही में सुधीर मित्तल जी जो हैं वो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए हैं। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी थी जो कि आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम एक छोटा सा टारगेट रखते हैं 30 लाइक का, 30 लाइक का आज के इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, यूट्यूब पर जाइए और आपको अच्छा लगे तो इसको 30 लाइक करवा दीजिए। और मुझे पता है 30 लाइक आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप 30 लाइक इसको जल्दी से जल्दी करवाइए। ये आज के वीडियो का टारगेट है 30 लाइक का, तो इसको आप जल्द से जल्द करवाइए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। हाल ही में किस राज्य की महान गायिका ओमना कुट्टी को स्वाति संगीता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी जो स्वाति संगीता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, किस राज्य की महिला को? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक की महिला गायिका जो है ओमना कुट्टी को स्वाति संगीता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आइए इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये ओमना कुट्टी जी हैं, ये कर्नाटक की, जिनको ये पुरस्कार मिला गया है। ये उनकी पिक है, आप देख लीजिए अच्छे से। कर्नाटक के संगीतज्ञ और शिक्षाविद डॉक्टर के ओमान कुट्टी को संगीतकार के राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान स्वाति संगीता पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ये किस राज्य सरकार ने चुना गया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने चुना गया है। और स्वाति सम्मान पुरस्कार में मिलता क्या है? पर एक प्रमाण पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है और 2 लाख रुपए की नगद राशि भी मिलती है इस सम्मान में। साथ ही साथ SL पुरम सदानंदन नाटक पुरस्कार 2020, ये एक पुरस्कार है SL पुरम सदानंदन नाटक पुरस्कार 2020 में नाटककार में इब्राहिम वेंगारा को दिया जाएगा। ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा? इन्हीं के जो ओमान कुट्टी के साथ साथ इब्राहिम वेंगारा को दिया जाएगा। और कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? SL पुरम सदानंदन नाटक पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने ई परिवहन योजना की शुरुआत की है? तो ई परिवहन योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है, तो वह किस राज्य ने शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी ई परिवहन योजना शुरू की गई है। तो इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ई परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसको याद करनी है, इसको आप बार बार रिवीजन करना कि हिमाचल प्रदेश ई परिवहन व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। ई परिवहन व्यवस्था की शुरुआत राज्य के 2 जिलों
कांगड़ा व शिमला से की गई थी, लेकिन अब बढ़ के वह राज्य के 10 जिलों में यह सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? ई परिवहन व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के लोगों को लागू हो जाने से राज्य के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं अन्य परिवहन से संबंधित सुविधा ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएंगी। ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा जिससे ये सारी चीज़ें उन्हें सुविधा प्राप्त हो जाएंगी। अब उन्हें जो आरटीओ ऑफिस होते हैं उनमें चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा बार बार, ये सुविधा उनको प्राप्त हो जाएगी इस व्यवस्था, इस योजना के थ्रू। तो हिमाचल प्रदेश की बात हुई तो यहाँ के मुख्यमंत्री देख लेते हैं कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी ये जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोलता हूँ कि मैं अपने करंट अफेयर के वीडियो में पिछले दिन के करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन पूछूंगा डेली, जिससे आपका पिछले दिन के करंट अफेयर का डेली साथ साथ रिवीजन होता रहेगा, जिससे आपको जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसलिए आज के जो करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन है पिछले दिन से जुड़े हुए वो ये हैं। आपको इनके आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टनकपुर दिल्ली स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो अभी ये हाल ही में दिल्ली जो टनकपुर दिल्ली रेलवे स्पेशल ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई थी वो किसने दिखाई थी? अभी हाल ही में हुआ है ये जो लॉन्च किया गया है इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है इस क्वेश्चन को। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देखिए और फिर इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड ये है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किस राज्य में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन को भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। आप जाकर अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, उसको अच्छे से देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो आप एक तरीके से आपका लिखना हो जाता है, आपको वो चीज़ माइंड में रिमेंबर रह जाती है काफ़ी दिनों तक। तो इससे आप ही का बेनिफिट है, आप कमेंट कीजिए और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर कमेंट आते हैं तो। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये पिछले दिन के करंट अफेयर से रिलेटेड थे। आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में और ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। तो चलिए वापस से अपने आज के करंट अफेयर पर वापस आते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पादों को किस मंत्रालय, सॉरी इस पीडीएफ में थोड़ी गलती है, यहाँ पर होगा द्वारा। ठीक है, यहाँ पर शब्द आएगा द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पादों को किस मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि तथा कल्याण विकास मंत्रालय। इसके द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो उत्पाद हैं उनको फाइनली सिलेक्ट कर दिया गया है, उनको मतलब उनका जो भी काम था वो पूरा कर दिया गया है कृषि एवं कल्याण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। ये देखिए, ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये जो लोगो है, ये वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का लोगो। अब इससे जुड़ी जानकारी देखते हैं। एक जिला एक फोकस उत्पाद योजना के तहत केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने तय किया है कि देश के 226 जिलों में फल, 40 जिलों में धान, 107 जिलों में सब्जियां और 105 जिलों में मसालों की खेती को बढ़ावा और मूल्य संवर्धन कर उत्पाद बनाकर उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। मतलब इन जिलों में से इतनी इतनी जगह पर ही सब्जियां फल इन सबको लिया जाएगा और इनको इनकी जो ब्रांड नेम है उनसे इनको सेल किया जाएगा। और ये योजना के तहत कृषि मंत्रालय ने 40 जिलों में धान, 5 जिलों में गेहूं, 25 जिलों में मोटे अनाज और 107 जिलों में सब्जियां और 228 जिलों में फलों को मंजूरी दी है। तो इनसे क्या, ये कृषि के लिए जो योजना है इससे निर्यात पर भी काफ़ी असर पड़ेगा और किसानों को भी काफ़ी लाभ होगा इस योजना के थ्रू। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा, अगर आपको मेरे करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली बेसिस पर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।